हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 8 अक्टूबर और आज हम लोग 8 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रख दिया गया है। यानी कि एक चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, अब इसका नाम बदल दिया गया है और बैरिस्टर नाथ पाई रख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र जो अभी हाल ही में न्यूज इसमें इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उद्धव ठाकरे जो है अब मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई, यही जो है इसी का एक चिप ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम जो है बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रख दिया गया है। अब ये बैरिस्टर पाई नाथ कौन है? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानी किस चीज के? तो जो कोंकण जो आयोग स्थापित किया गया था एक, उसके जो सहयोग में इन्होंने ही जो है सहयोग दिया था, साथ दिया था। इसीलिए बैरिस्टर नाथ पाई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। ये देख सकते हो आप, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सिंधु दुर्ग में स्थित है, कहाँ पर है ये ग्रीन चिप हवाई अड्डा? तो ये सिंधु दुर्ग में है और अब इसका नाम जो कर दिया गया है, देखो, अधिवक्ता और समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी नाथ पाई के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, और अभी जो ये है इन्होंने इस सरकार ने घोषित भी कर दिया गया है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो इसके अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है ना। और अभी मुंबई चर्चे में क्यों था? तो इसने अपनी पहली जो ई डबल डेकर बस, आप लोग जानते हैं मुंबई में डबल डेकर बस चलती है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक ई डबल डेकर बस जो है भी हाल ही में मुंबई ने लॉन्च की है और मुंबई में अभी रंग महोत्सव मनाया गया। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहा कि जो 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाती है ना, उस पे जो दही हांडी उत्सव होता है, उसमें जब ये लोग खेल खेल रहे थे तो महाराष्ट्र ने ये कहा कि जो इस खेल को साहसिक दर्जा दिया गया और ये कहा गया जो भी इसमें जो है साहसिक प्रदर्शन करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उन्हें जो है गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उनमें आरक्षण दे दिया जाएगा। और महाराष्ट्र में आप रिलेट कर सकते हो जो अजंता की गुफाएं हैं, जिसे आप जो है एलिफेंटा गुफाएं भी कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित है। और अभी बात करें नाम बदलने की, तो महाराष्ट्र में अभी जो है हाल ही में इसने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है और धाराशिव, ये किसका नाम चेंज हुआ है? तो उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र के मुंबई में ही अभी जो है ट्री सिटी जो है मुंबई और हैदराबाद को घोषित किया गया था। ट्री सिटी एक इंडेक्स जारी किया गया था उसमें। बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और गुजरात में अभी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही बनेगा जो एग्जाम में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ये अहमदाबाद में मोदी जी ने अभी हाल ही में एक अटल ब्रिज का निर्माण किया है। तो देखो, ए से अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे बसा है और ए से ही अटल बिहारी वाजपेयी, और ये जो है हमारे कारगिल जो हुआ था कारगिल वर्ल्ड वॉर, उसके समय ये हमारे प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही ये अहमदाबाद में एक जो है ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ए से अहमदाबाद और ए से ही अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपको पता ही होगा, जो भी सिमिलर नेम्स होते हैं या सिमिलर साउंड्स होती हैं, उनसे अगर हम कुछ रिलेट करके पढ़ सकते हैं तो मैं ऐसी ट्रिक्स आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ, जिससे क्या है, अगर हम कोई ट्रिक बना लेते हैं या बस पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ते हैं तो वो माइंड से स्किप नहीं होती। आप लोग बहुत सारी चीजों में ये ट्राई करना और आप देखोगे कि आपको चीजें अपने आप ही याद होने लगी है। तो इसलिए अगर कुछ भी चीज रिलेट करके पढ़ सकते हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और इसका एक और पार्ट बनता है, देखो, बालिका पंचायत, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्रियों की बैठक गुजरात में ही हुई। और गुजरात में क्या रिलेट कर सकते हो? तो देखो, गुजरात में अभी जो है ये लंपी वायरस फैला था। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत गुजरात से ही हुई थी, जो गायों में फैल रहा है। और गुजरात जो है गुजरात में भी जो सूरत है वो हीरा व्यापार के लिए बहुत फेमस है ना। तो बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली जो है देश की राजधानी है और दिल्ली में आप क्या देखो, दिल्ली को ना दुनिया में सबसे पोल्यूटेड शहर बताया गया। एक इंडेक्स जारी हुआ था यूएनओ के द्वारा,
कि उसमें जो दिल्ली है सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी गई। तो इसीलिए जो है अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख वृक्षारोपण यानी कि 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे दिल्ली में, ये नीति चलाई थी अरविंद केजरीवाल ने। और इससे रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हो सकते हैं जैसे हरियाली उत्सव, ये सब जो है दिल्ली में ही चलाया गया। और अभी 2023 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर बार एक पुस्तक मेले का आयोजन होता है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर, तो ये प्रगति मैदान में। तो ये भी जो है इस बार का फरवरी 2023 में जो प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का सम्मेलन किया जाएगा। और इसे कौन जो है जारी करता है इस मेले को, तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी के द्वारा ये जारी किया जाता है। और अगर अदर बात डिस्कशन करें तो अभी हाल ही में एक जो सांकेतिक भाषा दिवस होता है, तो उसमें जो है सांकेतिक दिवस यहाँ दिल्ली में ही मनाया गया। और दिल्ली में पहली ड्रोन नीति लाई गई। सीसीटीवी से निगरानी के मामले में दिल्ली ही टॉप पर है, ठीक है। और बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अशोक सिंह गहलोत इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसकी सबसे बड़ी ये एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। राजस्थान पहली डिजिटल अदालत बनाने वाला राज्य राजस्थान ही बना था। और आप लोग जानते हैं इस बार जो अमृत का आजादी महोत्सव 75वां बनाया गया, तो यहाँ के राजस्थान के जैसलमेर में सबसे भारी जो झंडा है, यानी कि सबसे बड़ा भी कह सकते हो, ये 14,000 यानी कि 14,000 किलो का ये जो झंडा है यहीं फहराया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। और राजस्थान में अनुप्रीति योजना अभी हाल ही में जारी की गई, जो कोचिंग से रिलेटेड है, कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस छावनी बोर्ड का नाम बदलकर अयोध्या छावनी बोर्ड कर दिया गया है। यानी कि पहले उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड था छावनी, है ना, ये कौन सा था, तो ये फैजाबाद छावनी था। अभी फैजाबाद छावनी का नाम ही बदलकर अयोध्या छावनी बोर्ड कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, तो ये हमारे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा ये जो है छावनी का जो है, क्योंकि हमारे रक्षा से रिलेटेड होते हैं ये छावनियां। और हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ही जो है भी अयोध्या कैंट का नाम रख दिया गया है, जो पहले फैजाबाद था। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इसके अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और अभी इसी लखनऊ में हाल ही में एक सबसे पहले नाइट सफारी पार्क जो है शुरुआत कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना। और अभी हाल ही में अयोध्या चौक से रिलेटेड एक और इवेंट हुआ था। देखो लता मंगेशकर जी हैं, जो फेमस जो सिंगर रह चुके हैं, जिनका निधन हो गया था, तो इन्हीं के नाम पर अयोध्या चौक को जो है लता मंगेशकर चौक का नाम भी दे दिया गया है। दो आप क्वेश्चन रिलेट कर सकते हो, एक तो है फैजाबाद छावनी को बदलकर अयोध्या छावनी कर दिया गया, और अयोध्या चौक का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। और यूपी की बात करें तो यूपी जो है अभी इसी में जो है नोएडा में एक ट्विन टावर आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, वो गिराया गया था। और यूपी जो है वाटर कंजर्वेशन, आप लोगों ने सुना ही होगा, अप्रैल में मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी अमृत सरोवर, तो उसमें जो टॉप उत्कृष्ट राज्य पहला ये उत्तर प्रदेश बना था, जिसने हर जिले में 75 जो तालाब है लगाए थे, तो इसी में ये टॉप पर था। और अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना, जिसे जो है जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हो, जो 2018 में आई थी, तो इसमें जो है बीते कई सालों से ना कर्नाटका टॉप पर चल रहा था। कौन चल रहा था, कर्नाटका। तो अभी इसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी कि अब आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट स्थान पर है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन में वर्ल्ड न्यूज मीडिया कांग्रेस 2022 सम्मेलन में गजेटा वाई बोर्जा को गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है, यानी कि एक पर्सन है गजेटा वाई बोर्जा, इनको गोल्डन पेन ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये जो है न्यूज यानी कि मीडिया, जो आप न्यूज देखते हो, प्रेस होती है ना, तो इसके लिए जो है प्रेस की फ्रीडम आप लोग जानते ही हैं। और ये समाचार पत्र किस प्रदेश में जारी किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड, ठीक है। और अभी जो है गजेटा वाई बोर्जा को पोलैंड, जो एक यूरोपियन कंट्री है, कौन सी,
यूरोपियन कंट्री। तो इसी में जो है इसका इन्हें जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह है वो गजेटा वायाबोर्जा, ठीक है, इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। अब बात आई है शहरों की, तो देखो पोलैंड तो एक यूरोपीय देश है ना, और पोलैंड की आप ये एक बात कर सकते हो, आपको याद होगा भी हाल ही में यूएस ओपन जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, यूएस ओपन 2022 में ये जो है ईगा ईगा ये भी जो है पोलैंड के खिलाड़ी है, ये खिताब इस बार का 2022 का इन्होंने अपने नाम किया। कनाडा, तो देखो हर सिगरेट के पैकेट पे जो है ना, कनाडा एक उत्तरी अमेरिका का देश है, कनाडा जो है हर सिगरेट पे पैकेट पे चेतावनी लिखी रहती है, जो आपने पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पर, यानी कि एक सिंगल सिगरेट पर यही चेतावनी लिखने वाला पहला देश यही बन गया। और सबसे पुराना पानी कनाडा में भी हाल ही में खोजा गया। और कनाडा से आप क्या रिलेट कर सकते हो, तो देखो पहले जो है एक भारत के बाहर एक गीता पार्क, यानी कि आप लोग जानते हो महाभारत से संबंधित है, इस पार्क का जो है अनावरण उद्घाटन कनाडा में हुआ। और अभी जो हाल ही में आप लोग जानते हो AR रहमान जो एक बहुत फेमस सिंगर है, उन्हीं के नाम पर कनाडा में एक सड़क का जो है नाम रखा गया है, ठीक है। जर्मनी, तो जर्मनी आप रिलेट कर सकते हो, जर्मनी जो है ना, जो लिथियम सेल होते हैं ना, यानी कि जो आयन सेल से बनने वाली जो पहली जो ट्रेन बनाई, ये जर्मनी ने ही बनाई, ठीक है। और इटली, तो अभी हाल ही में इटली की एक जो है ना पहली महिला प्रधानमंत्री बनी गई है, और अभी हाल ही में ये क्वेश्चन कराया था मैंने, और आप प्रधानमंत्री पहली प्रधानमंत्री बन गई, इनका नाम जस्ट देखो मुंह पे है लेकिन बोलना नहीं आ रहा, तो इटली से आप ये रिलेट कर लो। तो जो 2026 के इस बार विंटर ओलंपिक्स होंगे, वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये इस बार इटली में ही आयोजित किए जाएंगे। 2024 के कहाँ हुए थे, क्योंकि हर 4 साल में होते हैं ना, सॉरी 2022 के कहाँ हुए थे इस साल के, तो ये विंटर ओलंपिक्स इस बार चाइना ने होस्ट किए। 2026 में विंटर ओलंपिक्स 2026 में ये इटली होस्ट करेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए, यानी कि साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। और सीबीआई यानी कि क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप लोग जानते ही हैं, तो इनके लिए अभी हाल ही में ऑपरेशन चक्र चलाया गया। जितने भी जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो पैसों वगैरह का फ्रॉड हो जाता है ना, इन्हीं से रिलेटेड जो है फ्रॉड्स वगैरह को रोकने के लिए देखो जो है वित्तीय अपराधों के खिलाफ सीबीआई ने एक जो है संगठन तैयार किया, ऑपरेशन चक्र के तहत 26 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो मेघ चक्र, अब ये किस लिए है, तो ये भी अभी हाल ही में सीबीआई ने चर्चे में रहा है, अभी हाल ही का है, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुए। तो सीबीआई ने बच्चों का जो यौन शोषण होता है ना, उसके खिलाफ मेघ चक्र ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़, तो ये भी जो है सीबीआई ने ही चलाया। ये किस लिए चलाया, जो नार्कोटिक्स पदार्थ होते हैं ना, नशीले पदार्थ, उनकी जांच करने के लिए उन लोगों को सजा के लिए गरुड़ चलाया गया था, ऑपरेशन गरुड़। और ऑपरेशन आधी रात, या इसे आप ऑपरेशन मिडनाइट कह सकते हो, ये कहाँ चलाया गया, तो ये दिल्ली में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया, तो अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, जो पीएफआई है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कब गठन हुआ था इसका, तो ये 2007 में बनकर रेडी हुआ था। कब, 2007 में। तो इसी की कार्यवाही के लिए बहुत जोर शोर से जो है बनाए जा रहे ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन मिडनाइट दिल्ली में इसी के खिलाफ चलाया गया था। किसने चलाया था, ये भी सीबीआई ने चलाया था। रात में जो है अगर ये कुछ क्राइम कर रहे हैं या कुछ भी चीज ऐसे जो है असामाजिक घटनाएं हो रही है, तो उनके लिए इन्होंने रात में भी एक ऑपरेशन मिडनाइट चलाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य हिंदी में एमबीबीएस, यानी कि एमबीबीएस आप जानते हैं बैचलर फॉर मेडिकल एंड बैचलर फॉर साइंस, यानी कि जो डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है, ये हिंदी में प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पर भी आपकी ट्रिक बन सकती है, एम से एमबीबीएस और एम से ही मध्य प्रदेश, एम से एम को जोड़ दिया, ठीक है। एम से एमबीबीएस, एम से मध्य प्रदेश हिंदी में जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि ये जो सुविधाएं हैं पहले जो है उपलब्ध थी नहीं, ठीक है, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई को अब करने के लिए एक जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया हिंदी में,
और ये गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी के नाम से जो फेमस है, इसमें ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें प्रथम वर्ष के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 3 वर्षों का हिंदी रूपांतरण किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो विश्वास सारंग ने ये जो है ऐलान किया है। और इसका आप कॉलेज भी याद रख लेना, गांधी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि पूछ लेते हैं कि किस कॉलेज में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो गांधी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में वहां पर ये प्रोवाइड कराई जाएगी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? तो ये है भोपाल, जहां पर 2023 के जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं ना, उसका जो है 5वां संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश के हाल ही में बहुत चर्चे में रहा, क्यों? क्योंकि देखो, नामीबिया जो एक अफ्रीका का देश है, वहां से 8 जो चीते हैं वो भारत लाए गए, जिसमें से 5 मादा थे और 3 नर थे, है ना। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुआ था हाल ही में, 2-3 महीने पहले की बात है। तो एक मुख्य सचिव, है ना, मुख्य सचिव क्या, यानी कि ये जो आपके आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं ना राज्यों के, उनका, और केंद्र की तरफ से कौन गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। इनका जो है सम्मेलन शिमला के धर्मशाला जगह पर किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इन्होंने किया था, ये सम्मेलन हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द ग्रेट हिमालयन जो है अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। और नारी को नमन योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें 50% तक जो है महिलाओं के लिए जो है अलाउंस, बसों का किराया फ्री कर दिया गया था। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में विशालतम जिप्सम के भंडार पाए गए थे। और अरुणाचल प्रदेश, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की अभी आप एक योजना मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जयराम ठाकुर है ना। और अभी जो हाल ही में मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में ना एक एम्स हॉस्पिटल का भी, अभी बस 2-3 दिन ही हुए हैं, अच्छा वो मुझे याद आ गया, तो ये एम्स हॉस्पिटल है ना, अभी जो ये दशहरे के दिवस पर इन्होंने यहाँ का दौरा किया, और एक एम्स मेडिकल सुविधाओं की जो योजना है हिमाचल प्रदेश को प्रदान करी नरेंद्र मोदी जी ने। और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये इसकी सबसे बड़ी भी योजना चर्चे में थी, जिसमें ड्रोन की सहायता से घर घर तक दवाइयां पहुंचाई जा रही थी, तो ये अरुणाचल प्रदेश की ही है। ठीक है। और मेघालय, तो मेघालय की जो ये मेघालय की राजधानी है शिलोंग, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है। और मेघालय में भी हाल ही में एक पिगरी योजना चलाई गई थी। ये किससे रिलेटेड है? तो आप जानते हो, पिग सुअर को कहा जाता है, तो सुअरों से रिलेटेड ही कुछ योजनाएं थी, तो उनको पिगरी योजना के तहत संपन्न किया गया था। और मध्य प्रदेश तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वेतन निगम ने किस खाड़ी देश में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया? यानी कि सेंट्रल बैंक आप लोग जानते ही हो, तो रुपे डेबिट कार्ड के लिए किस खाड़ी देश के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान जो एक खाड़ी देश है ना, तो इसके लिए जो है अभी हाल ही में जो भारत है, इसने रुपे डेबिट कार्ड के जो है उद्घाटन जो ये ओमान में किया है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, तो ये जो है अभी शुरुआत कर दी गई है रुपे डेबिट कार्ड की ओमान में। और बात आई है रुपे डेबिट कार्ड की, तो सॉरी, नेशनल पेमेंट बैंक की कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2008 में की गई थी। तो देखो, नेशनल पेमेंट में भी टी, और जब 8 लिखोगे तो इसमें भी टी, और साउंड भी सिमिलर है ना, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हो। 2008 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, एन से नेशनल, है ना, और एन से ही न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जिसे आप कहते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर, इजी ट्रिक है, न्यू दिल्ली, और एन से नेशनल पेमेंट, है ना, तो ये आप रिलेट कर सकते हो। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो देखो, ओमान में तो ये है ना, और ये सऊदी अरब, तो सऊदी अरब भी आप जानते हो, जिसे यूएई, है ना, यूनाइटेड अमीरात कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, है ना। तो ये जो है अभी यूएई में क्या हुआ था, अभी हाल ही में जो आईफा संपन्न हुए थे ना, ये भी यास आइलैंड में
सऊदी अरब में संपन्न किए गए थे। और यहाँ पर अभी हाल ही में क्या हुआ, तो जो एशियन गेम्स हुए थे इन्हें भी यूएई ने होस्ट किया, है ना। तो इसमें ये श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशियन कप्स 2022 अपने नाम किया था। सऊदी अरब जो पहले जो है भारत को तेल निर्यात करने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा तेल भारत सऊदी अरब से खरीदता था तीसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन था, तो ये इराक था। इराक जो है फर्स्ट नंबर पर भारत इससे तेल निर्यात करता है, यानी कि फ्यूल, है ना। और ईरान, ईरान का आप ये रिलेट करना, एक अभी बंदरगाह बहुत चर्चे में आया था जहां पर चीन जो अपना कब्जा करना चाहता है, ये कौन सा है, चाबहार बंदरगाह, ये ईरान का है जहां पर चीन अपना कब्जा करना चाहता है। और इराक के साथ हमारा पहला है जो हम जो है तेल आयात करते हैं। और अभी जो है ना रसिया यानी कि रूस जो है दूसरा ऐसा देश बन गया है जिससे भारत जो है भारी मात्रा में निर्यात करता है तेल। पहला इराक, दूसरा रशिया और तीसरा है ये सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मवेशियों के ढेलेदार के इलाज के लिए, मतलब क्या है, यानी कि जो अभी आप लंपी वायरस सुन रहे हो ना, लंपी जो कैटल यानी कि काऊ में हो रहा है, गायों में, है ना, तो इसके लिए मेडिसिन इजाद कर दी गई है। और ये किस कंपनी ने, तो ये बैक्सॉन्स कंपनी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चे में है क्वेश्चन, इसलिए आप इसकी वैक्सीन जरूर याद रखना। और अभी आप जानते हो जो केबीसी है उसमें ये पूछा गया था कि एनिमल के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, तो एनकोवैक्स बनाई गई है। इसलिए जो है जो चर्चे में ज्यादा बीमारियां रहते हैं उन्हें हम याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लंपी स्किन डिसीज है और इसके लिए जो है दवाइयां इजाद कर ली गई है। और 4 और 14 दिन तक ये पोस्ट इन्फेक्शन रहता है ना। तो अभी जो है गायों की कितनी मात्रा में मृत्यु हुई, तो इन सब के लिए इजाद कर दी गई है ये लंपी वायरस के लिए, है ना। लंपी वायरस का पहला मामला गुजरात में देखा गया था। और इस क्वेश्चन से इतना ही, बस यही पूछा जाएगा कि इस मेडिसिन का नाम क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयोग के रूप में, यानी कि आयुक्त, डिप्टी इलेक्शन कमीशन, ये कौन बन गए हैं, तो ये अजय साधु बन गए हैं। ठीक है, अजय साधु ये जो भारत के उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं। इससे पहले कौन थे, तो इन्होंने जो है आर के गुप्ता की जगह ली है। और अब जो ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। पद से रिलेटेड है, आप लोग जानते हैं, एग्जाम का पार्ट बन जाता है, इसलिए आप नाम याद रखेंगे, अजय साधु। राजीव कुमार, तो ये कौन है, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है ना। ये देख सकते हो आप, ये अजय साधु जी हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में हमारे उप चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो देखो जब चुनाव आयोग बना था कब हुआ था, तो देखो 1951 में हमने, सॉरी 1950 में हमने चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। क्योंकि हमने जो है पहला जो इलेक्शन करवाया था आजाद भारत में, वोटिंग, वो 1951 में करी थी। उसके पहले हमें एक आयोग की जरूरत थी, है ना। तो ये 1950 में कर दिया गया था। तब ये कहा गया था एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और जो 2-3 है उसके अंडर में काम करेंगे उनकी हेल्पिंग के लिए। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। बात करें परमेश्वरन अय्यर, तो नीति आयोग आप लोग जानते ही हैं। नीति आयोग जिसके जो अध्यक्ष है, ये कौन है, अध्यक्ष, तो देखो नीति आयोग का प्रधानमंत्री पद का अधिकारी यानी अभी जो है नरेंद्र मोदी जी होते हैं। ठीक है, और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ बने हैं। ठीक है, नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता ये कौन है, तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके जो सीईओ है ये नितिन गुप्ता है। ठीक है, और ये जो है परमेश्वरन अय्यर, इन्होंने अमिताभ कांत की जगह लेकर ये नीति आयोग के जो है सीईओ बने हैं, जिसे 2015 में बनाया गया था नीति आयोग को, जिसे पहले योजना आयोग भी कहा जाता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन पहलू, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन गिलीगुंड को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि ये 3 व्यक्ति है ना, एलन, जॉन और एंटोन। आप सिर्फ इतनी ही ट्रिक याद करो, कैसे, एलन, जॉन और एंटोन, इन्हें जो है अभी भौतिकी का जो है ये अवार्ड जो है प्रदान किया जा चुका है। भौतिकी यानी कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो ये देखो नोबेल प्राइज जो है 2022 के इस बार एलन, जॉन और एंटन को प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। बात आई है नोबेल प्राइज की,
तो देखो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में, ठीक है, 1901 में शुरुआत हुई। तो देखो नोबेल में भी ना और 19 में भी एन बोलते हो ना, तो 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये कैटेगरीज कौन कौन सी है? देखो अभी जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया, फिर आता है केमिस्ट्री, और फिर आता है चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में, और फिर आता है पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, और साहित्य यानी कि जो हमारा कल्चर वगैरह है, जो कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह में जीतते हैं लोग, तो जो ये कल्चर वगैरह साहित्य है ना, तो ये इसमें दिया जाता है। और लिटरेचर भी कह सकते हो आप इसको। और जो है लास्ट किस में दिया जाता है, तो ये इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में ये अवार्ड टोटल 6 कैटेगरी में इसे प्रोवाइड कराया जाता है। और अभी जो है मैंने इससे पहले वीडियो में कराया चिकित्सा का, तो ये किसे दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं अभी एक स्वीडन के स्वांतो पैबो, ठीक है, स्वांतो पैबो, इनको जो है चिकित्सा में इन्होंने जो हमारे पूर्वजों के अनुवांशिक गुणों पर रिसर्च की, इसलिए स्वीडन के है ये स्वांते पाबो, उनको जो है चिकित्सा का मिला, मेडिकल का, भौतिक यानी फिजिक्स का, इन तीनों को दिया गया है। और अगर अभी जो रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो जो करवाए जाएंगे मैं आपको कवर करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंत्रालय ने लोगों को अपनी संस्कृति की पहचान बढ़ावा देने के लिए एक मेला मोनोटोमस का आयोजन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ऑब्वियस सी बात है, देखो संस्कृति को पहचान कराई जा रही है तो संस्कृति मंत्रालय ही होस्ट करेगा, है ना। और ये लगाया कहाँ गया, तो ये न्यू दिल्ली में, जो ये रामलीला का अवसर था ना, हमारी संस्कृति को पहचान के लिए रामलीला, दशहरा, ये सब मनाए जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये कि मेला है मोनोटोनो मेला। तो लोग दिल्ली में रहते हैं और एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर जो है रिवाइज करिएगा, ठीक है। और बात आई है संस्कृति मंत्रालय की, ये जो डिस्कस कर ही लिया ना, संस्कृति के लिए बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये किसके अंडर में आता है, ये मनसुख मांडविया के अंतर्गत में आता है, ठीक है। व्यापार यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी जिसे कहते हैं, इसके जो किसके अंडर में, ये जो है पीयूष गोयल, इनके अंडर में ये आता है। रेल मंत्री, तो देखो रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव, तो रेल मंत्रालय और ये साथ साथ में जो हमारा आईटी मंत्रालय होता है ना, इनका पदभार भी अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्रालय जिसके अंतर्गत आता है, वही इनका कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं, जितने भी आप वनडे एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग देते हो, तो करंट अफेयर्स भी उन सब के लिए है, और जो मैं जीके के क्वेश्चंस कराऊंगी ये भी उन सब के लिए है। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यह आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होती है, आप लोग जानते ही है, जो देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी के लिए जो है जारी की जाती है। तो ये किसके द्वारा भारत में की जाती है, वित्त आयोग, है ना, जिसे जो हमारी वित्त आयोग की जो बार ये कौन संभाल रही है, तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, है ना। तो वित्त मंत्रालय जो है ये सब संभालता है। और नीति आयोग भी जो है नवाचार सूचकांक होता है वो जारी करता है, जिसमें बीते सालों से कर्नाटका टॉप पर रहा है नवाचार सूचकांक में। वर्ल्ड बैंक क्या रिपोर्ट किया जारी करता है, एक बार रेलवे के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम पहले ही पूछा था कि जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यानी कि बिजनेस किसने कैसे किया, यानी बिजनेस की जो एक रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक। देखो वर्ल्ड में भी डी है ना, और ये जो है डीबी में भी डी है, तो ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती है उनके लिए होता है, इनसे हम लोन भी देते हैं कई देश। अभी आपने देखा होगा श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो श्रीलंका ने आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से स्थापना, इनसे लोन लिया है ना। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, अध्यक्ष है इसके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक की बात करें और आईएमएफ, तो इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर है, और इन दोनों की स्थापना 1945 में की गई थी। वित्त आयोग है ना, ये भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक
उन्हें आनंद मिलता है नहीं। मतलब कि ये जो है ये था कि कब तक बने रहते हैं अपने जो पद पर हैं वो किसके सपोर्ट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट यानी कि जब तक उन्हें लोकसभा का समर्थन रहता है ना, ये बात एक ही है। लोकसभा, आप लोग ये रिलेट करना, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। लोकसभा का जब तक हमें समर्थन रहता है तब तक जो है प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर बने बने रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री के प्रति जब अविश्वास प्रस्ताव जारी कर देते हैं, है ना, जो लोकसभा में ही लाया जाता है, अगर ये पास हो जाता है तो पूरी लोकसभा भंग हो जाती है और प्रधानमंत्री भी अपने पद से जो है हटा दिए जाते हैं। तो जब तक लोकसभा का समर्थन है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। और अभी जो हाल ही में हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखो हमारे देश में लोकतांत्रिक है, जो जनता है उनको वोट देने का अधिकार है ना, जनता अपने जो है हमारे जो तंत्र है राज्य का उसमें साथ देती है। तो लोकतंत्र की विशेषता, एक क्वेश्चन बनता है लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो स्थानीय सरकार। यानी कि जब स्थानों पर सरकारें बनती है तभी छोटी छोटी करके वो लोकतंत्र में एक सरकार आती है। ठीक है, तो यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब इसकी जो मेन मोटिव है वो क्या है, तो ये स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट जिसे आप कहते हो, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कार्य का मुख्य भोजन क्या था। आप लोग जानते हैं वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था, है ना, आर्यों का। तो इसमें सबसे ज्यादा वो लोग जो है दूध और उसके उत्पादों का जो मुख्य भोजन था, यानी कि जैसे दही हो गई और दूध हो गए, ये सब जो है ये ज्यादा मात्रा में उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टी विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। यानी कि कौन ऐसे हमारे जो है नेता हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, जिन्होंने पार्टी, मतलब कि यहाँ पर पार्टीलेस, कोई भी पार्टी नहीं हो जिसमें जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी आप लोग देखते हो, मतलब ये पार्टी ना होकर पूरा एक जो है वो देश चलाए कुछ लोग मिलकर, ये मानना था जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ये कहते थे कि हमारे देश में पार्टी विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन है। शासन का मतलब यहाँ पर जो है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो जब एक राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है, वो किसके अनुमोदन के अधीन रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव। जो राज्य की, आपने देखा होगा राज्य स्तर पर जो है राज्य विधानमंडल होती है, जिसमें भी जो है स्थायी सदन विधानसभा और अस्थायी विधान परिषद होता है, या फिर आप निम्न सदन उच्च सदन भी कहते हो ना, जैसे लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन वो केंद्र में है, ऐसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, और ये जो है ना जैसे आप देखो केंद्र में जब ये हम करते हैं, जो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं केंद्र में, तो वो अनुच्छेद 123 के तहत, किसके, अनुच्छेद 23 के तहत जो है केंद्र में जो अध्यादेश जारी करते हैं, तो उसका जो अनुमोदन है वो कौन करते हैं, तो पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद होती है वो करती है। ठीक है, और ऐसे ही जो राज्यों में अगर राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है तो वो 213 के तहत जो है अनुच्छेद जारी करता है अनुच्छेद। ठीक है, और राज्यपाल तो तब इनका अनुमोदन कौन करता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि राज्य के विधान मंडल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं की भावनाएं और आदर्श क्या है। यानी कि हमारे जितने भी जिन्होंने संविधान बनाए, वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माण दाता कहा जाता है, तो लेकिन और भी जितने लोग शामिल थे उनकी भावनाएं और आदर्श क्या है, या फिर वो किस में थे, तो उद्देशिका, यानी कि जो भी उद्देश्य सेट किए गए हमारे भारत के विकास से रिलेटेड, तो उद्देशिका में दिखाए गए। ठीक है, उन जो हमारे निर्माता थे उन्होंने जो आदर्श, भावनाएं या जो भी जिम्मेदारियां वो उद्देश्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। नीति निर्देशक तक, जिन्हें आप डीपीएसपी भी कहते हैं, तो ये कब तक है, ये 36 से 51, कितना, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं। मौलिक अधिकार, जिन्हें आप फंडामेंटल राइट्स कहते हो, तो देखो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत और भाग 3 में कौन आते हैं, मौलिक अधिकार, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और हमारी जिम्मेदारियां,
ये कोई वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अध्ययन में डायरी की अवधारणा को पेश करने, मतलब डायरी की होती थी ना एक, उसकी जो अवधारणा को पेश करने के लिए वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू। आप लोगों ने मॉन्टेग्यू का नाम सुना होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो 1919 में। और कंफ्यूज नहीं होना, तो देखो एक जो था 1901 में मार्ले मिंटो, ये मार्ले मिंटो है। मार्ले मिंटो ने ना उल्टी नीति चलाई थी, इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम की एकता को जो है ना भंग करने की कोशिश की थी, ये मार्ले मिंटो ने। और मॉन्टेग जो ये थे, ये 1919 में एक एक्ट आया था। और चेम्सफोर्ड और ये मार्लो मिंटो और है ना, ये सब कौन थे? ये वायसराय थे। रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं, रॉलेट एक्ट भी 1919 में आई थी। और मार्ले मिंटो 1901 में आया रॉलेट एक्ट, जो 1919 में लाई गई थी, ठीक है। और ये 1919 में मॉन्टेग भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक उपभोग का क्या मतलब है, यानी कि जो कलेक्टिव कंजप्शंस होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देश के नागरिक द्वारा, ठीक है। कंजप्शन बाय द सिटीजन ऑफ द इंडिया, घरेलू खपत मतलब सामूहिक, यानी कि जो एक पूरा ग्रुप होता है ना उसका उपयोग, मतलब ग्रुप कौन बनाएंगे देश में? जो नागरिक है, उन्हीं से तो राज्य बनता है, भीड़ होती है ना। तो सामूहिक उपभोग यही मतलब हो जाएगा, जो समूह में उपभोग किया किन्होंने? हमारे देश के नागरिकों ने, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। और मैं जो है वही क्वेश्चंस तैयार करती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, जो दूर दराज में रहते हैं उन लोगों तक भी। और मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाती हूँ ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।